नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष एक बार फिर से महेंद्र भट्ट बन गए। लगातार दूसरी बार अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बने हैं। तो केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इसकी घोषणा की है। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तो उत्तराखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। एक बार फिर राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सोमवार को ही उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया था। वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अकेले उम्मीदवार थे। ऐसे में सोमवार को ही तय हो गया था कि महेंद्र भट्ट निर्विरोध प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व पर प्रदेश परिषद की बैठक में महेंद्र भट्ट के प्रदेश अध्यक्ष बनने की घोषणा की गई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट एक बार फिर बीजेपी उत्तराखंड के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो महेंद्र भट्ट के नाम की घोषणा सीएम धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में की गई। महेंद्र भट्ट लगातार दूसरी बार उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और बीजेपी हाईकमान ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महेंद्र भट्ट को ही उत्तराखंड में पार्टी की कमान सौंपने का निर्णय लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि महेंद्र भट्ट की सीएम धामी के साथ अच्छी ट्यूनिंग भी है। ऐसे में प्रदेश के इन दो बड़े बीजेपी नेताओं के नेतृत्व में ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इससे पहले 2022 में महेंद्र भट्ट उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। उनके कार्यकाल में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 5 संसदीय सीटें जीती थी। निकाय चुनाव में भी बीजेपी को भारी सफलता मिली थी। इससे संगठन में उनका कद बढ़ता गया। तो बीजेपी हाईकमान ने महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भी भेजा। इसके साथ ही बीजेपी के 8 केंद्रीय परिषदों की भी घोषणा की गई। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, महेंद्र भट्ट एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और जैसा कि जाहिर ही था कि निर्विरोध उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष यहां पर चुन लिया गया है। और एक बार फिर अब इस जोड़ी की बात करें, सीएम पुष्कर सिंह धामी और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, तो इनकी जोड़ी आगे क्या कमाल करती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। देखिए सर, उत्तराखंड भाजपा के जो नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दोबारा से महेंद्र भट्ट को चुना गया है। और जाहिर सी बात है कि क्योंकि जिस तरह से चुनाव हुए हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिकाओं के चुनाव, उस पर बेहतर परफॉर्मेंस उनका रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से पार्टी को मजबूत करना और पार्टी का कुनबा को लगातार बढ़ाना और जो अंदर जो कार्यकर्ता हैं उनका भी कहीं ना कहीं सम्मान रखना, ये तमाम योग्यताएं उनके अंदर रही हैं। और यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने दोबारा से उन पर भरोसा जताया है और निर्विरोध उनको यहाँ पर दोबारा से कमान बीजेपी की सौंपी गई है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। आज की अगर बात करें तो आज जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री, उनकी तरफ से हर्ष मल्होत्रा की तरफ से एक विधिवत घोषणा हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने आज उनका नाम फाइनल हुआ है महेंद्र भट्ट का। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में अब आने वाले निकाय जो पंचायत के चुनाव होने हैं, साथ ही साथ 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उन पर कहीं न कहीं किस तरह से फतेह हासिल करनी है, इस तरफ भी बिल्कुल बड़ा ध्यान इस समय बीजेपी का है। और बीजेपी यही चाहती है कि किस तरह से कुनबे को बढ़ाया जाए, किस तरह से कार्यकर्ताओं को और जिम्मेदारियां दी जाए। महेंद्र भट्ट हो, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, और प्रदेश में बखूबी तरीके से संगठन को मजबूती मिल रही है। तो इसी काम को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने एक बड़ा फैसला लिया कि दोबारा से उन पर भरोसा जताया और उनको पार्टी की कमान सौंपी है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से हरीश, हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि महेंद्र भट्ट का जो कार्यकाल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और शायद यही वजह है कि पार्टी हाईकमान ने यह फैसला लिया और एक बार फिर उन्हें ये कमान यहाँ पर सौंपी गई है, क्योंकि 2027 में चुनाव होने हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश रहेगी, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी से अगर ट्यूनिंग की बात करें तो महेंद्र भट्ट की अच्छी ट्यूनिंग मानी जाती है। ऐसे में पार्टी को भी मजबूती यहाँ पर मिलेगी। साथ ही साथ जिस तरीके से महेंद्र भट्ट का कद समय के साथ बढ़ता आया है, उससे पार्टी संगठन को एक बड़ी मजबूती यहाँ पर वो जरूर देने में कामयाब रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, आज महेंद्र भट्ट को जो विधिवत उनकी घोषणा हुई है, प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा की तरफ से घोषणा हुई है। जिस कार्यक्रम के तहत आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी इसमें थे, सह प्रभारी रेखा वर्मा इस कार्यक्रम में थी। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी जोश देखने को मिल रहा था। तमाम लोग कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और जैसे कि आपने कहा कि महेंद्र भट्ट हो या चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, उनमें अच्छी टोनिंग है और यही वजह है कि कहीं न कहीं सरकार और संगठन मिलकर के काम कर रहा है। और जिस वजह से जो कार्यकर्ता हैं उनको भी उनकी जो सम्मान है
सही तरीके से उनको सम्मान भी मिल रहा है। तो ऐसे में तमाम चीजें यहाँ पर देखी जा रही हैं, क्योंकि अब पार्टी ही नहीं, अगर हम प्रदेश की अगर बात करें तो अब संगठन में चुनाव होने के बाद अब प्रदेश में चुनाव होने हैं, पंचायत के चुनाव होने हैं, साथ ही साथ अब लोक विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये ध्यान में रखा गया है कि दोबारा से उनको महेंद्र भट्ट को यहाँ पर चुना गया है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। और जाहिर सी बात है कि उनकी जो जितना बड़ा काम उनका रहा है, खासतौर पर जो अब कद है उनका वो लगातार बढ़ रहा है प्रदेश अध्यक्ष का, और इसी वजह से जो पार्टी हाईकमान है उन्होंने उनका नाम फाइनल किया। जी चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वहीं कैंपस शासी निकाय की दूसरी बैठक हुई सचिवालय में। उत्तराखंड सीएमपीए की ये बैठक आयोजित की गई। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य सचिवालय में उत्तराखंड सीएमपीए शासी निकाय की दूसरी बैठक में शामिल हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया गया था। सीएमपीए शासी निकाय की दूसरी बैठक हुई है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल हुए। तो सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया गया था। सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया गया और सीएमपीए शासी की ये दूसरी बैठक हुई। उधर डॉक्टरों के योगदान को मान्यता देने के लिए हर साल 1 जुलाई यानी कि आज ही के दिन नेशनल डॉक्टर्स डे दिवस मनाया जा रहा है। नेशनल डॉक्टर्स डे पर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सेवा और समर्पण भाव से परिपूर्ण होकर मानव सेवा में अहर्निश समर्पित समस्त चिकित्सकों को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपका कठिन परिस्थितियों में भी संयम और जीवन रक्षण के लिए प्रयास समाज को निरंतर स्वास्थ्य सुरक्षा और संबल प्रदान करता है। इस विशेष दिवस पर समस्त चिकित्सकों को सादर नमन। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये पोस्ट किया है। तो आज नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है और इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया। नेशनल डॉक्टर्स डे पर सीएम धामी ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी डॉक्टर्स के कार्यों को साफ तौर पर प्रदर्शित करने को लेकर सभी को हृदय से आभार प्रकट करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके तहत देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक के अनुसार 6 जुलाई तक राज्य में जलभराव, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका है। तो उत्तराखंड में मानसून शुरू होने के बाद से ही बारिश का कहर नजर आ रहा है। इस बार गर्मियों में भी हल्की फुल्की बारिश हुई, तो वहीं मानसून के बाद भारी बारिश आफत बनी हुई है। जून के महीने से ही मानसून ने जोर पकड़ लिया था और प्रदेश में अब तक सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के कारण जलभराव और भूस्खलन जैसी आपदाएं भी आई। बागेश्वर और चमोली जनपद में जून के महीने में 6 गुना ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि देहरादून में भी 1.5 गुना से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। तो 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर इसमें शामिल है। आप 1 तारीख को जा रहे हैं तो भी बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी तो कमी आएगी, लेकिन बहुत कमी लगता नहीं कि आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 1 और 2 तारीख को भी बारिश मिलने वाली है। और साथ साथ जो ऑरेंज अलर्ट है वो हमने प्रदेश में उसको रखा है 1 और 2 तारीख है जुलाई में भी। तो उसमें भी हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी प्रदेश में। अगर ज़रूरी हुआ तो उसको भी आगे बढ़ा भी सकते हैं, वार्निंग का स्तर जो है। नहीं तो अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो इस तरह की स्थिति उसमें भी।
वहीं भूस्खलन के कारण यमुनोत्री राजमार्ग सिलाई बैंड और ओजरी के पास अवरुद्ध है और राजमार्ग का कुछ हिस्सा बह गया है। राजमार्ग को बहाल करने के प्रयास तेजी से चल रहे हैं। गंगोत्री धाम की तीर्थ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और गंगोत्री यात्रा मार्ग खुला और चालू है। मार्ग को बहाल करने में समय लग सकता है। तो भूस्खलन से यमुनोत्री मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, कई जगहों से मार्ग बह गया है। तो राजमार्ग सिलाई बैंड और ओजरी के बीच ये मार्ग अवरुद्ध हो गया है। तो उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से खासा परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। प्रशासन भी लगातार प्रयासों में जुटा हुआ है कि आवागमन के जो रास्ते हैं उन्हें जल्द से जल्द सुचारू किया जा सके। उधर कोटद्वार पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुमखाल के पास बैरगांव में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर गिरने से मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे चंद सेकंड्स में सड़क पर बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के ढेर ने यातायात को पूरी तरह से रोक दिया। संबंधित एजेंसियां मशीनों के जरिए मार्ग को खोलने में जुटी हैं, लेकिन बारिश और लगातार मलबा गिरने से काम में चुनौतियां आ रही है। संबंधित एजेंसियों के द्वारा मशीनों से रास्ता खुलवाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वो सतर्क रहें और सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। तो भारी बारिश के कारण अलकनंदा नदी उफान पर है, जिस कारण रुद्रप्रयाग के मंदिर और भगवान शिव की मूर्ति जलमग्न हो गए। अलकनंदा नदी के उफान में आने के कारण नदी किनारे स्थित सभी आवश्यक घरों को खाली करवा दिया गया। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार करते हुए बह रही है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। अनेक स्थानों पर भूस्खलन और अतिवृष्टि के कारण विभिन्न मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। लगभग 15-20 दिन से लगातार बारिश से हो रही है और जगह जगह बादल फट रहे हैं और जो हमारे नाले हैं वो भी नदियों में मिलते हैं, उनमें भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और उस सबसे नदी का भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। और हम सब लोगों को अलाउंस कर रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित रहिए। जिनके नदी के नज़दीक घर हैं उनको हम वहाँ से शिफ्टिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं और जहाँ जहाँ लोग नदी के नज़दीक हैं उनको उस स्थान से दूर करने का भी पूर्ण रूप से हम प्रयास कर रहे हैं। उधर मौसम विज्ञान विभाग की ओर से बारिश को लेकर 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर गंगा उफान पर दिखाई दी। अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल पार कर सकता है। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी भीमगौड़ा बैराज से गंगा के जल स्तर पर नजर बनाए हुए हैं। दो 291.95 मीटर है और हमारे यहाँ चेतावनी का स्तर 293 मीटर है। खतरे का निशान 294 मीटर है। तो अभी चेतावनी स्तर से हम लगभग 1 मीटर से अधिक नीचे हैं और खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर से अधिक नीचे हैं। अभी कल हमारा 1,50,000 के ऊपर डिस्चार्ज यहाँ से पास हुआ था और अभी 11 बजे लगभग 92,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज पास हुआ है यहाँ से। तो अभी हमारे यहाँ ऐसी स्थिति सामान्य है। जिला प्रशासन के लगातार संपर्क में है। अन्य विभागों के अधिकारियों और अपने विभाग के अधिकारियों जो हमारे डाउन स्ट्रीम में उनके लगातार संपर्क में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। 24 घंटे हमारी फ्लड कंट्रोल रूम की ड्यूटीज़ है। शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगी हुई है। स्टाफ लगातार ड्यूटी पर है, बंदे पर, और वाटर लेवल की निगरानी की लगातार स्टाफ ड्यूटी पर है और हम लोग स्वयं उसकी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश अब खतरनाक होती जा रही है और पहाड़ों के दरकने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। हरिद्वार में भी एक भयावह मंजर सामने आया, जहां प्राचीन भीमगौड़ा कुंड पर अचानक पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में मंदिर परिसर और वहां स्थापित शिवलिंग को नुकसान पहुंचा। लगातार बारिश के चलते उत्तराखंड के कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। हरिद्वार के भीमगौड़ा कुंड पर अचानक पहाड़ का मलबा आ गिरा। घटना के वक्त वहां मौजूद श्रद्धालु और स्थानीय लोग दहशत में आ गए। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन मंदिर और शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो गए। उधर यमुनोत्री हाईवे पर स्थित सयाना चट्टी के पास यमुना नदी पर बनी झील से खतरे की आशंका से निपटने के लिए स्थानीय लोगों में बनी दहशत दूर करने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा और झील की स्थिति यथावत बनी हुई है।
लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों में झील का जलस्तर बढ़ने का डर सता रहा है। 2 से 3 दिन पहले भारी बारिश के चलते यमुना नदी के साथ सियाना चट्टी के दोनों ओर बहने वाली सहायक नदियां उफान पर आने से वहां झील बन गई और आसपास के होटलों में पानी पहुंचना शुरू हो गया, जिस कारण लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने सिस्टम पर लापरवाही और उदासीनता का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि 2 दिन से सरकार का कोई जिम्मेदार अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा, बल्कि जब कोई घटना घटती है तो फोटो सेशन करने जरूर पहुंचते हैं। यहां तक कि सैकड़ों तीर्थयात्री अभी भी फंसे हैं। डरे सहमे श्रद्धालु रात को चैन की नींद भी नहीं सो पा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई घटना घटती है तो घटना का जिम्मेदार आखिर कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। तो भारी बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को शीघ्र बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। सिलाई बैंड के पास वॉशआउट सड़क मार्ग आज शाम तक खुलने की संभावना है। वहीं ओजरी में भी भारी मशीनों से कार्य चल रहा है। कार्य के लिए दोनों ओर से 7 पोकलेन और जेसीबी मशीनें दिन रात जुटी हुई हैं। जिलाधिकारी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मौजूद रहकर राहत और पुनर्वासन कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता सड़क मार्गों को सुचारू करना और तीर्थयात्रियों और स्थानीय नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करना है। उन्होंने मौके पर तैनात सभी टीमों को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी सिलाई बैंड से ओजरी तक पैदल मार्ग से पहुंचे। इस दौरान पैदल यात्रियों से बातचीत करते हुए ट्रांसशिपमेंट व्यवस्था के बारे में जानकारी भी दी। तो जिलाधिकारी ने जिला कार्यालय सभागार में सीएम हेल्पलाइन और सीएम जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त समस्याओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान समस्याओं के निस्तारण में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, चकबंदी अधिकारी रुड़की, अधिशासी अधिकारी शिवालिक नगर, तहसीलदार हरिद्वार और रुड़की का जून का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही और लेट लतीफी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जन समस्याओं का समयबद्धता से निस्तारण करते हुए जनता को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नाम की घोषणा यहां पर कर दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। इधर आ रही है, मैं देख रहा था इधर वाले बहुत ताली बजा रहे थे, लेकिन किसी भी भाषण में इधर वालों ने ताली कम बजाई। भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाजपा उत्तराखंड के संगठन पर्व के अवसर पर आज हम सबके बीच में पर्यवेक्षक के रूप में, जिनका हम सबको अभी यहाँ पर उद्बोधन भी प्राप्त हुआ, केंद्रीय मंत्री और मेरा जिनसे बहुत नज़दीकी से परिचय है, उनके चुनाव में भी मुझे जाने का अवसर मिला। सच में ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो किसी भी कार्यकर्ता को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैंने हर्ष मल्होत्रा जी को देखा था और उनके चुनाव में मैं गया नामांकन के अवसर पर। इतनी सहजता से, सरलता से सारा कार्यक्रम चल रहा था। मैंने आपसे पूछा थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा हर्ष जी यहाँ कार्यकर्ताओं की सारी टीम लगी है? तो बोले भाई साहब सारी टीम मजबूती से लगी हुई है यहाँ पर, क्योंकि आपका सबके साथ एक एक के साथ संबंध था और चुनाव तो आप जीत ही गए, जीतना ही था। जिस प्रकार का चुनाव से पहले ही मैंने माहौल देखा, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री परिषद की सूची आई, उस सूची में मैंने हर्ष मल्होत्रा जी का नाम देखा तो सच बताऊं मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं कह नहीं सकता आपको। ऐसे आज के पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी और आज हम सब लोग जिनके लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, एक लंबा कालखंड बाल्यकाल से लेकर हमारे सभी
मंचासीन वक्ताओं ने उनके बारे में बताया। और सच में हमारा और महेंद्र भट्ट जी का लंबे समय से साथ है। आप प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, उसके बाद ही मुझे भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस दायित्व पर मुझे अवसर मिला और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर शिखर तक की यात्रा और बहुत सहजता से, सरलता से जिन्होंने सभी कामों को सबको साथ में लेकर आगे बढ़ाया है। आज जो दूसरी बार ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और आज जिनकी विशेष भूमिका इस पूरे चुनाव में रही, और कल तो जब हम सब लोग प्रांतीय परिषद, राष्ट्रीय परिषद के लिए अपने नाम वहाँ भर रहे थे या महेंद्र भट्ट जी का नामांकन करवा रहे थे, तो वो बिल्कुल गंभीर मुद्रा में थे हमारे चुनाव अधिकारी आदरणीय खजानदास जी। एक बार ताली बजा दीजिए सब लोग। अब मैंने कहा अंतिम वक्ता के रूप पूरे चुनाव को जिन्होंने बहुत विधिवत रूप से संपन्न करवाया, और हम सबको जिनका लगातार पिछले कई वर्षों से मार्गदर्शन मिल रहा है, सारे चुनाव में हमको विजयश्री मिल रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित किया है, एक मिथक था जो तोड़ा, एक परिपाटी थी जो बदली कि एक बार एक पार्टी की सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार, आपके प्रभारी रहते हुए आदरणीय दुष्यंत गौतम जी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे जो संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। बता दें कि दूसरी बार लगातार प्रदेश अध्यक्ष का पद अब महेंद्र भट्ट संभालने वाले हैं, और उसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने सभी का इस चुनाव को संपन्न कराने में योगदान देने पर सभी का आभार प्रकट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए QR कोड जारी कर दिया है। ये QR कोड एक वेबसाइट से लिंक है, जहां कांवड़ यात्रा से संबंधित रूट मैप और अन्य जानकारियां उपलब्ध होंगी। खोया पाया केंद्र के अधिकारियों के नंबर भी वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, जिससे यात्रियों को अपने खोए हुए साथियों या परिजनों को ढूंढने में आसानी होगी। तो यात्रियों को ये भी जानकारी दी जाएगी कि QR कोड को स्कैन करके कैसे यात्रा से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हरिद्वार पुलिस ने QR कोड का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। हरिद्वार पुलिस से 5 टीमों को नियुक्त कर अलग अलग पुलिस टीमों को गैर जनपद और अन्य राज्यों में QR कोड और यात्रा से जुड़े पैम्पलेट वितरित करने के लिए रवाना किया गया है। इन टीमों का मुख्य उद्देश्य कांवड़ यात्रियों को रूट, पार्किंग और अन्य आवश्यक दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।